सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया स्पेशल। मेरे साथ राना ताहिर हैं जो हमारे इस्लामाबाद में बोल के ब्यूरो चीफ़ हैं, लेकिन बड़े बहुत ही नॉन जर्नलिस्ट हैं। गुज़श्ता 25 से 30 साल उन्होंने इसी प्रोफेशन में गुजारे हैं और हर मामले पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। जिन मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे वो 3-4 मौज़ूआत हैं। मैं तफसील आपको बता देता हूँ। एक तो शहबाज शरीफ साहब का जो आज डिसीजन है, उन्होंने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी सरबराही से इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों दिया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या उनका रोल जो है बस वो अब मुख्तसर और कम से कम होता जाएगा आने वाले दिनों में, इस पर बात करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फिर चेयरमैन किसको बनाया जा सकता है, कौन बन सकता है, इस हवाले से भी ये बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया और जो उन सवालात का जवाब दिया जो लोगों के जहनों में है कि क्यों ये डॉलर की प्राइस अप एंड डाउन हो रही है, ये सारा मामला जो इकॉनमी का है ये क्यों ख़राब है, जिसमें उन्होंने जो उनकी गवर्नमेंट कर रही है उसके हवाले से भी और बिल्कुल खरी खरी साफ साफ बातें बताई हैं। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, हुसैन लवाई और एक मिस्टर तोहा जो थे समिट बैंक के, वो भी एक ऑफिसर थे और ये फेक अकाउंट्स के हवाले से, तो उसमें जो डिसीजन आया डिटेल, उसमें जो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने बात कही थी कि करप्शन के हवाले से जो बिल्कुल अब अदालतों का रवैया बड़ा सख्त है, तो इस फैसले का जिक्र करेंगे, तफसीली फ़ैसले का। इसमें उन्होंने तमाम जजेज़ ने जो है तमाम मामलात पर बहस की है और ये कहा है कि अगर आहनी हाथों से आपने करप्शन का सफाया न किया, करप्शन को ख़त्म ना किया, उसका मुकाबला ना किया, तो ये एक कैंसर की तरह इस मुल्क को खा जाएगी। और करप्शन एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक बहुत ही एक सिस्टमेटिकली जो पावरफुल लोग हैं वो कर रहे हैं, जो रूलिंग एलीट है उसका उन्होंने जिक्र किया। अदालत ने बड़ी अहम ये सारी गुफ्तगू है जो आज जो अदालत ने जो डिस्कशन की है अपनी जजमेंट में, जो उनके रिमार्क्स हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इब्तिदा करते हैं जो आज शहबाज शरीफ साहब ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से इस्तीफ़ा दिया। अपना जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्टी डिसीजन के मुताबिक मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वो खुद पार्टी के हेड हैं। किसने उनको कहा कि आप इस्तीफ़ा देंगे, पार्टी को कौन चला रहा है। और फिर उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन की भी बात की। उन्होंने ये भी बताया कि जो पार्लिमानी कमीशन है धांधली की तहकीकात के लिए, उससे भी उनकी जमात अपोजिशन के लोग जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो दो सवाल यहाँ पर उठते हैं। एक तो ये कि क्या जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मरीम साहबा का जो बयानिया था उसको शहबाज शरीफ साहब ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए फ़ौरी तौर पर वो जो एक फ़ैसला था जिसमें राना तनवीर साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड बनाना था, उसकी हदायत की गई कि फ़ौरी तौर पर अब शहबाज शरीफ साहब इससे पीछे हट जाएं, क्योंकि जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें शहबाज शरीफ साहब ने मरीम साहबा का जो बयानिया है उसको, यानी फ़ौरी तौर पर एहतजाज, फ़ौरी तौर पर जत्थे, लॉकडाउन, उसको उन्होंने कतई तौर पर उसके हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। राना ताहिर साहब, ये जो सारा मामला है और उसमें आज शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी के डिसीजन के मुताबिक मैं, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा फ़ैसला है, पार्टी का फ़ैसला है। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का रोल कम से कम होता जाएगा पार्टी में। जी समी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, जो आज शहबाज शरीफ साहब ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी छोड़ने का ऐलान किया है, तो उन्होंने ये बात बड़ी, इससे कई सवालात जन्म ले रहे हैं। जो उन्होंने कहा है कि पार्टी फैसले के मुताबिक मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, इसलिए कि उनका किरदार पार्टी के अंदर लगता है कि काफ़ी महदूद किया जा रहा है। इससे पहले वो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे, तो वो ख्वाजा आसिफ साहब को मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी लीडर बना दिया गया कौमी असम्बली में। तो इससे यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में शायद शहबाज शरीफ साहब से अपोजिशन लीडर का ओहदा भी वापस ले लिया जाए और उन्हें पार्टी हदायत करे
कि आप अपोजिशन लीडर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दें। ये भी हो सकता है, आप बिल्कुल। अच्छा, ये एक और सवाल इससे जन्म लेता है कि अब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अब उसका हेड कौन होगा? मुस्लिम लीग नून ने तो राना तनवीर साहब का नाम दे दिया है, क्योंकि ये बड़े करीब हैं नवाज शरीफ साहब के। ख्वाजा आसिफ भी बहुत करीब नवाज शरीफ साहब के, उनको पार्लिमानी लीडर बना दिया गया मुस्लिम लीग नून का। और जो राना तनवीर साहब हैं वो भी बहुत नज़दीक उनके। तो अब जो कंपोजिशन है इस वक्त जो मेरे सामने है, 30 मेंबर की ये कमेटी है, जिसमें यानी 29 तो उसके मेंबर हैं, लेकिन जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के या जो एडवाइज़र होंगे या जो भी, वो एक एक्स ऑफिशो इसके मेंबर हैं वो। तो इसलिए 30 राना साहब ये टोटल मेंबर बनते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें मुस्लिम लीग नून के 6 हैं इस वक्त, PTI के 11 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 5 हैं, PMLQ का 1 है, MQM पाकिस्तान का 1 है, BNP का 1 है, इंडिपेंडेंट 2 हैं और MMA 1 है, JUIF मौलाना फजलुर रहमान 1। तो ये 29 बनते हैं और 30वें बन जाते हैं जो मिनिस्टर फाइनेंस एक्स ऑफिशो जो इसके मेंबर हैं। अब जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट करें। मेरी आज तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि जो इस वक्त नंबर गेम है उसके मुताबिक 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो जब शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया था तो उससे पहले तहरीक इंसाफ जो फ़खर इमाम साहब को बनाना चाहती थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड, लेकिन क्योंकि वो सारा मामला आया और साथ लेके चलना अपोजिशन को, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को दे दी गई। अब एक सोच डेवलप हो रही है इसमें तहरीक इंसाफ में कि अगर अख्तर मैंगल साहब जो BNP से जिनका ताल्लुक़ है और जो इस कमेटी के रुकन हैं, कि अगर अख्तर मैंगल साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड बना दिया जाए तो एक तो जो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, दूसरा छोटी जमात से ताल्लुक़ है, और फिर उन्होंने गवर्नमेंट के साथ वो अलायंस में भी हैं, बजट के पासेज में भी उन्होंने बड़ा एक रोल प्ले किया। इसके अलावा अख्तर मैंगल साहब जो हैं उनकी जो शख्सियत है वो तमाम धड़ों को एक्सेप्टेबल हो सकती है। राना साहब, 2 नाम इस वक्त गर्दिश में हैं तहरीक इंसाफ के हलकों में। एक तो अगर तहरीक इंसाफ अपना को बंदा लाना चाहे तो वो फ़खर इमाम साहब के बारे में सोच है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर अख्तर मैंगल साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड बना दिया जाए तो मामला भी हल हो जाएगा, हुकूमत को किसी तरह से उनको इलेक्ट कराने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और फिर जो एक एहसास महरूमी है छोटे सूबे में, वो मज़ीद उसको आप बेहतर अंदाज में उसको हल कर सकेंगे। और एक अलाई है वो गवर्नमेंट के, वो भी इससे खुश होंगे। आप क्या कहते हैं? जी समी साहब, बिल्कुल सही बात है कि देखें इस वक्त जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इसके जैसे आपने बताया कि 29 मेंबरान हैं पार्लियामेंट, और जो वज़ीर ख़ज़ाना या मुशीर ख़ज़ाना हैं वो बलहाज ओहदा उसके मेंबर हैं। तो इन 29 अरकान ने चेयरमैन का चुनाव करना है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 15 मेंबरान हुकूमत के साथ हैं और 13 मेंबरान अपोजिशन के साथ हैं, और एक आज़ाद मेंबर जो हैं वो अभी डावाडोल हैं। तो अगर सरदार अख्तर मैंगल साहब को फ़ैसला करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की, तो वो बआसानी चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत को 15 अरकान की वाज़े अक्सरियत हासिल है, जिसमें ख़ुद सरदार अख्तर मैंगल साहब का वोट भी शामिल है। दूसरा नाम जो आपने लिया सैयद फ़खर इमाम, सैयद फ़खर इमाम की शोहरत भी आपको पता बहुत अच्छी है। वो एक नफीस इंसान के तौर पर जाने जाते हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं, और पाकिस्तान के वाहिद पॉलिटिशियन है। जिस वक्त वो खानेवाल में इलेक्शन हारे थे ज़िला कौंसिल का, तो उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। वो वफाकी वजीर बल्दियात थे शायद इस हवाले से। और पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इतने जिनसे जो हम समझें कि जिन्होंने इज्जत कमाई है, यानी ऐसे पॉलिटिशियन बहुत कम है जिनकी अपोजिशन भी इज़्ज़त करती है, आम आदमी भी इज़्ज़त करता है, और बड़ी मरन शख्सियत है, बड़े ज़बरदस्त आदमी है। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो 2-3 दफ़ा मैंने देखा है, बोलते कम है लेकिन बहुत ही नपी तुली और काम की बात करते हैं। सैयद फ़खर इमाम, ये देखें समीर साहब, जो 1985 की असम्बली आई थी ये उसके स्पीकर थे, और इन्होंने बतौर स्पीकर अपना गैर जानिबदार किरदार जो है
उसको बिल्कुल वाज़ेह किया, और वो हर वक्त उससे ज़ाहिर होता था उनके कंडक्ट से कि सैयद फ़खर इमाम किसी किस्म का हुकूमत वक्त का कोई प्रेशर नहीं लेते और आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली को चला रहे हैं, जिससे उस वक्त के हुक्मरान कुछ नाराज़ भी होते थे, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस करके उन्हें हटाया गया। यानी ज़ियाउल हक साहब सदर थे, जुनैजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो सैयद फ़खर इमाम ने इतना इंडिपेंडेंटली अपना किरदार एज ए स्पीकर अदा किया कि उस वक्त के जो हुक्मरान थे यानी वज़ीर आज़म जुनैजो और सदर ज़ियाउल हक, उन्होंने फ़खर इमाम साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस किया। तो एक ऐसी वो शख्सियत है तहरीक इंसाफ में कि अगर उनको आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह बनाएं तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा, तो एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस वो हो सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह जो सरदार अख्तर महंगल हैं समी साहब, वो भी एक अच्छे इंसान हैं और उन पर भी किसी किस्म की कोई, आप देखें वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बलूचिस्तान के, तो उन पर किसी किस्म का कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं। और फिर बलूचिस्तान के हवाले से जो आपने बात की, एहसास महरूमी की बात की जाती है, जैसे आज कल ये जो है ना चेयरमैन सेनेट को हटाने का जो मुतालबा कर रही है अपोजिशन, कि वो बलूचिस्तान से मुंतखब हुए हैं सादिक संजरानी साहब, अच्छे शरीफ आदमी हैं, तो इन्हें पता होना चाहिए कि ये मामला जो है ना समी साहब, वो जो कहते हैं ना कि डोर जो है कट गई, अब वो डोरी इनकी जो बातचीत की थी ना वो कट चुकी है हुकूमत और अपोजिशन की। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सवाल ही पैदा नहीं होता कि राना तनवीर साहब को चेयरमैन बनाने पर हुकूमत रजामंद हो। अगर कोई बात हुई तो वो ये होगी कि आप सादिक संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाने वाली बात छोड़ें, फिर हम आपके साथ इस पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात ये मैं एग्री करता हूँ इससे। अगले मौजू की तरफ चलते हैं। डिटेल्ड जो जजमेंट आज तोहा रज़ा और हुसैन लवाई साहब का जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, उसमें अब राना साहब आप ज़रा फैक्ट्स देखें। ये जो फेक अकाउंट्स हैं इसमें आप ये देखें कि एक तारिक सुल्तान एक शनाख्ती कार्ड था, एक साहब थे, उनके जाली दस्तखतों से अकाउंट खोला गया समिट बैंक में। अकाउंट खोलने के लिए जो वहाँ पर जो उनके जो नौरीन सुल्तान थी रिलेशनशिप मैनेजर, और किरण अमान ऑपरेशन मैनेजर, और अदील शाह राशिदी ब्रांच मैनेजर, इन तीनों ने मिलकर एक अकाउंट खोला इनके नाम पर, तारिक सुल्तान साहब के नाम पर, क्योंकि उनका शनाख्ती कार्ड था। तारिक सुल्तान साहब मौजूद नहीं थे वहाँ पे, लेकिन हुसैन लवाई साहब की इंस्ट्रक्शन गई तोहा रज़ा साहब को, जो एक बैंक के ऑपरेशनल मैनेजर थे। उन्होंने कहा कि जनाब आप इसको अकाउंट खोलें, और एक बंदा वहाँ पर तारिक सुल्तान बन के आ गया बज़ाहिर, और उन्होंने वो अकाउंट खोल दिया। ये जो सारा मुकदमा था ये अदालत के सामने पेश हुआ, और जजमेंट में ये अदालत ने लिखा है कि ये दस्तखत जो तारिक सुल्तान के जाली थे, उन्होंने अकाउंट नहीं खोला था, और जालसाजी से हर चीज़ की तस्दीक की गई। और बेसिकली तलहा रज़ा की ने हदायत की और हुसैन लवाई साहब ने उन्हें हदायत की थी। इन्होंने लिख के भी भेजा, ये बैंक के जो मैंने 3 आपको नाम लिए हैं, उनको तहा रज़ा साहब को, कि जनाब ये वेरिफिकेशन आप इसकी कर दें। तो उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्शन है हुसैन लवाई साहब की, तो आप ये अकाउंट इसको खोल दें। 4.5 अरब रुपए इस अकाउंट से बाद में ट्रांसफ़र हुए 10 महीने में, और 13 जो लोग थे वो इसके बेनिफिशरी थे। अब इनके वकील ने क्या कहा कि अदालत में, इन्होंने कहा कि जनाब देखें, नैब ने अपने रेफरेंस फाइनल कर दिए हैं। ये जो मुल्ज़मान है हुसैन लवाई है या जो तहा रज़ा हैं, इनकी अब कोई किसी तफ्शीश की ज़रूरत नहीं है इनके लिए, क्योंकि जब ट्रायल होगा तो फिर इनकी ज़रूरत होगी। और उन्होंने कहा कि ये जो 3 बंदे हैं ना जिन्होंने ये अकाउंट खोला, ये दर हकीकत इनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो तमाम चीज़ों को वेरीफाई करते, इसलिए आप इनको तो भले अंदर रखें, लेकिन जो हुसैन लवाई साहब और तहा रज़ा साहब है ना, इनको आप छोड़ दें। और उन्होंने ये, जिनके बारे में वो बच्चे भी थे ना, तो जरदारी साहब कह रहे थे वाइट कॉलर क्राइम में क्या जुर्म किया इन्होंने जो आप इनको हथकड़ी लगा के ले आए। लेकिन अच्छा, अब ये उनका देखें, फिर उन्होंने कहा कि तहा रज़ा साहब बड़े बीमार हैं, उनकी टांग टूटी हुई है। हुसैन लवाई साहब 74 ईयर्स के हैं, उनको दिल की बीमारी है। तो नैब ने इसको अपोज किया था। नैब ने कहा कि नहीं जी, ये बिल्कुल ये तो गलत बात है, इनको किसी तरह से भी वो नहीं होना चाहिए, इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम है जो इंतहाई शदीद तरीन इल्ज़ाम है, और 4.5 अरब रुपए के इल्ज़ाम है, और जाली दस्तखतों से ये सारा काम किया गया।
अदालत ने लिखा, मैं जो असल बात जो राना साहब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, जो पाकिस्तान जो अदालतों ने लिखा, अदालत ने कहा कि ये एक कैंसर की सी कैफियत है इस वक्त, जो करप्शन की कैफियत है, और जब तक इसको हम एक आईनी हाथ से नहीं इसको रोकेंगे, दबाएंगे, ये पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर देगी। और उन्होंने, अदालत ने ये लिखा अपने फ़ैसले में, जजेस ने लिखा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, उन्होंने लिखा है कि ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टमेटिकली ये करप्शन की जाती है, और जो रूलिंग एलीट है पाकिस्तान की, जो हुक्मरान ख़ानदान है पाकिस्तान के, जो बाअसर लोग हैं पाकिस्तान के, जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, ये सारा काम कर रही है। और इसको उन्होंने शाही चोरी करार दिया है, यानी ये बिल्कुल एक तरह की शाही चोरी है। और फिर ये लिखा है अदालत ने कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जजमेंट में बेंच मार्क तय कर चुकी है, स्टैंडर्ड्स तय कर चुकी है कि किस तरीके से किन की ज़मानत हो सकती है, तो यहाँ पर ये जो बीमारी की बात है ये भी किसी मेरिट पर नहीं आती, इसलिए इन लोगों को ज़मानत नहीं दी जा सकती, ये अंदर ही रहेंगे। और हमें सख्ती से निपटना, अगर हम सख्ती से नहीं निपटेंगे तो मामला ये बेहतर नहीं होगी। एक बहुत देखें, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात कही कि अदालतों का रवैया बहुत अब सख्त होगा करप्शन के हवाले से, यही वही बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखी है, और उन्हीं गाइडलाइंस और उन्हीं बेंचमार्क की लाइट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब के केस में तय किए थे। उन्होंने हवाला दिया इसमें कि नवाज शरीफ साहब के केस में ज़मानत जो है इन हाई प्रोफाइल केसेस की या ये मनी लॉन्ड्रिंग की और करप्शन की तय कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। इंतहाई कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में ज़मानत दी जा सकती है, और ये कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है, तो ज़मानत उनकी रिजेक्ट। ये डिटेल जजमेंट जो है उसमें उन्होंने रीजंस दी है। तो अब अदालतों से तो राना साहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो करप्शन की कहानी है उसको कहीं थोड़ा सा भी आपको उन मुल्ज़मान को कहीं कोई रिलीफ मिल सकेगा। सनी साहब देखें, ये जो अदालत आलिया इस्लामाबाद ने अपना तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी फ़ैसला है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ये चोरों, लुटेरों, डाकुओं को पैगाम दे दिया कि जिसने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर हाथ साफ़ किया है, अदालतें उसको किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे, और वो कानून के शिकंजे से जिस तरह माजी में बच जाते थे अब नहीं बचेंगे। ये देखें, हुसैन लवाई जो है भाई 74 साल का है, तो इसको तो इबरत का निशान बनाना चाहिए कि ये हैं वो साहब जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के साथ खिलवाड़ किया, और आसफ जरदारी के फ्रंट मैन के तौर पर। अब ये तो नहीं कि जी 74 साल के हो गए तो इनको कुछ कहा ना जाए, इन्हें इबरत की जिंदा मसाले बनाना चाहिए ऐसे लोगों को। समी साहब, बना दिया अदालत ने, और ये अदालत ने बहुत अच्छा फैसला दिया है कि ऐसे लोग किसी किस्म की जमानत के मुस्तहिक नहीं। ये कोई समी साहब मजाक है? आप देखें ना, जिस तरह आपने बताया कि जाली अकाउंट खोल लेना और वारदातें करना, और फिर देखें इनके वकील कितने जालिम हैं। वो जो बैंक के 3 मुलाजमीन हैं वहाँ पर निचले दर्जे के, जिन्होंने ये खोला इसलिए कि इन्होंने ऊपर से भेजी हदायत कि आप ये अकाउंट खोलें। 4.5 अरब रुपए 10 महीनों में सिर्फ एक अकाउंट में उसकी ट्रांजैक्शन हुई है, और समिट बैंक का ये अकाउंट उन्होंने बेचारों ने फिर भी भेजा इनकी तरफ लिख के कि जनाब ये है सारा। तो आगे से उन्होंने कहा कि ये हुसैन लवाई साहब की इंस्ट्रक्शन है, आप इस अकाउंट को खोलें, बिल्कुल कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है इधर उधर करने कराने की। और एक बंदा तारिक सुल्तान बन के आ गया झूठा, और उसने साइन किए। देखिए समी साहब, ये बैंकों पर कौम का, आवाम का एतमाद किस तरह इन लोगों ने मजरू किया अपने इन मकरू अज़ाइम के तकमील के लिए, माल बनाने के लिए। समी साहब, जैसे आप कल परसों बता रहे थे, ये 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का स्कैंडल है ये जो जाली बैंक अकाउंट्स का है, और पता नहीं 1000 ऊपर कितना जाएगा। सही बात। तो अल्लाह ताला इनको हदायत दे। यही जो करप्शन की कहानियाँ ना, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज कौमी असम्बली में ख़िताब किया, और मैं आपको उनकी तकरीर के कुछ हिस्से सुनवाता हूँ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये जो कीमत रुपए की गिरी है डॉलर के मुकाबले में, और जो सूरत हाल थी, क्यों थी ये सूरत हाल, उन्होंने ये बताया कि हमें जब हम गवर्नमेंट में आए हैं तो हमें एक तारीखी खसारा हमें विरसे में मिला। सुनिए क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। कीमत इसलिए गिरी है कि इस गवर्नमेंट को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा मिला, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। 19.5 अरब डॉलर का खसारा मिला।
अब ये वो कह रहे हैं इमरान खान साहब कि ये खसारा हमें मिला। अच्छा, अब ये खसारा क्यों हुआ एक्चुअली? इमरान खान साहब ने एक तो ये वजह बता दी कि हमें खसारा मिला, फिर ये खसारा मिला क्यों, ये भी ज़रा सुन लीजिए उन्हीं की ज़ुबानी। बहुत बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। इस मुल्क में डॉलर्स की कमी की वजह इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट ने इस मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया, उसकी बहुत बड़ी वजह। अब ये पैसा बाहर भिजवाया, चोरी का माल था, बेईमानी का माल था, यहाँ पर रख नहीं सकते थे। और बाहर क्या किया इन्होंने, ज़रा वो भी सुन लें इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। दुबई की प्रॉपर्टीज देखें कि पिछले 4-5 साल में 8 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टीज ली। बाहर जो हमें अभी इंफॉर्मेशन आई है कि कितना पैसा पाकिस्तानियों का, यहां के रेजिडेंट पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है, 10 अरब डॉलर। अच्छा, ये तो अब 10 अरब डॉलर की अमाउंट उन्होंने बता दी, इतनी ज़्यादा है। ये दो जो बड़े ख़ानदान हैं, जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, इन्होंने क्या कुछ किया वो भी इमरान खान साहब ने बताया। और जो चीजें सामने आई मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, उधर जो जरदारी फैमिली, उनका जो ये सारा ओमनी ग्रुप के अंदर जो चीजें सामने आ रही हैं और आती जा रही हैं फेक अकाउंट्स का, वो यहां से पैसा चोरी करके हुंडी और हवाले से बाहर भिजवाया गया। इधर हिल मेटल, उससे पहले हुदैबा पेपर मिल, ये सारा पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा था। ये सब कुछ खरीदा गया, भेजा गया। तो फिर इमरान खान साहब की भी यही बात कि ये फिर जिम्मेदार तो यही लोग हैं ना जिन्होंने ये सब कुछ किया। जिम्मेदार तो ये लोग हैं कि यहां से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। अब ये पूरी उन्होंने कहानी बयान कर दी, पूरा ये राना साहब बताया वज़ीर आज़म ने कि बेसिकली ये जो डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, ये जो इस वक्त मुल्क की मईशत में जो खसारे की बात है, जो प्रॉब्लम है, ये क्यों है? मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिसका अदालत ने भी अपने फैसले में जिक्र किया। और ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो यहाँ पर पैसा कमाया गया उसको बाहर भेजा गया, दुबई में प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। ये जो फेक अकाउंट्स हैं, इन फेक अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया। एक अकाउंट की मैंने आपको कहानी बताई है, ये जो हुसैन लवाई और तोहार रज़ा की, जिसमें ज़मानत की जो जजमेंट जो उन्होंने दी है डिटेल्ड, जिसमें एक अकाउंट से 4.5 अरब रुपए यहाँ पर गए हैं, बाहर गए हैं। तो बेसिकली तो जो वजह है खसारे की, जो मईशत की बर्बादी की जो वजह है, वो तो इन लोगों ने काम किया। अच्छा, अब राना साहब यहाँ पर इमरान खान साहब ने बड़े खुले दिल से उन्होंने ये बात भी कही कि ये बड़े कमाल की बात है कि जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, असम्बली ने उनको किस तरह से इज्जत दी। सुनिए क्या कह रहे हैं खान साहब। ये कमाल इस असेंबली में हुआ है और बड़ी फराख दिली है हम ये सब जो यहाँ बैठे हुए हैं कि हमने ये इजाज़त दे दी और आपने भी स्पीकर साहब इजाज़त दे दी कि वो लोग जिनके ऊपर इल्जाम है पब्लिक के पैसा चोरी करने का, वो इस असेंबली में आके तकरीरें कैसे कर सकते? राना साहब, अब ये वो बात है जिस पर प्रोग्राम में भी हम लोगों ने भी सवाल उठाया था और भी बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे इमरान खान साहब से कि ये आपने शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड बना दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिए, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो गए, और फिज़िकल रिमांड्स में भी। तो इस चीज़ का आज इमरान खान साहब ने खुले दिल से इतराफ़ भी किया, स्पीकर साहब से भी कहा कि यहाँ पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ। और भी उन्होंने मज़ीद बहुत कुछ कहा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा है, वक्फ़ा हम लेते हैं। जब वापस आएंगे तो राना साहब से भी इसका एनालिसिस लेंगे और मैं इमरान खान साहब ने और भी बहुत सारी बातें कही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, वो भी आपको सुनवाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में जो आज तकरीर है उस पर हम बात कर रहे हैं। बड़ी अहम बातें उन्होंने कहीं, बहुत अहम चीज़ों की उन्होंने निशानदेही की।
एक और जो उन्होंने चीज़ कही अपनी तकरीर में, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में वेस्टर्न डेमोक्रेसी का हवाला देके उन्होंने कहा कि जब यूरोप में, लंदन में, इंग्लैंड में जब भी किसी पर कोई करप्शन के चार्जेस हों, थोड़ा सा भी उस पर माली बदउनवानी का इल्ज़ाम हो, तो ना तो उसको कोई टेलीविज़न बुलाता है, ना कहीं वो पार्लियामेंट में आने का तो वो सोच ही नहीं सकता। तो वो बेंचमार्क है, वहाँ पर वो स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये लोग सवाल कर रहे हैं। सुनिए ज़रा क्या कह रहे हैं इमरान खान। अगर किसी के ऊपर ये धब्बा भी लग जाए कि उसने पब्लिक के टैक्स के पैसे की चोरी की है, ना उस मुल्क का कभी मीडिया उसको एंटरटेन करता है, किसी टीवी चैनल पे वो नहीं जा सकता, और पार्लियामेंट का तो वो सोच भी नहीं सकता कि पार्लियामेंट के अंदर आके घंटे घंटे की तकरीरें करेगा। फिर प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक अकाउंट्स का कमेटी का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि ये वो कमेटी है जो एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मुहाफ़िज़ होती है लोगों के मामलात की। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सुनिए क्या कह रहे हैं इमरान खान। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो कमेटी जो पार्लियामेंट बनाती है कि पब्लिक के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर वो आदमी जाके बैठ जाता है जिसके ऊपर अरबों रुपए का चार्जेस हैं। और अब से नहीं, 30 साल से इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस आ रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल से शुरू हुआ था। अच्छा, एक तो ये कि जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं वही आके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड भी बन जाता है। एक बुरी मिसाल है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन फिर इसमें एक सवाल ये है कि ये तो स्पीकर साहब ने बनाया और उस वक्त तहरीक इंसाफ की ये सोच, उन लोगों की सोच ने प्रिवेल किया कि सिस्टम को चलाने के लिए हमने सबको साथ लेके चलना है और उनको वो बना दिया गया। लेकिन एक और जो चीज़ कही इमरान खान साहब ने, जो उन्होंने हवाला दिया जब वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, वो डिसक्वालीफाई हुए, तो इस बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको डिसक्वालीफाई कर चुकी थी, कौमी असम्बली के अंदर ये लेजिस्लेशन की गई कि वो किसी भी ओहदे के लिए अगर वो नाअहल भी हैं तो उनको पार्टी का हेड बनाया जा सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब। जो पिछली असेंबली थी, आप सोचें कि कैसे हमने अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई हैं, कैसे हमने पब्लिक के अंदर इसको डीवैल्यू किया है कि यहां एक असेंबली बिल पास करती है कि एक मुजरिम जो सुप्रीम कोर्ट उसको मुजरिम डिक्लेयर करता है वो पार्टी का हेड बन सकता है। पार्लियामेंट ये बिल पास करती है। बिल्कुल सही इमरान खान साहब कह रहे थे। लेकिन फिर बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं इमरान खान साहब से कि वो तो जहांगीर तरीन साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया है और उनको भी नहीं होना चाहिए। बात असूली तौर पर ठीक है इमरान खान साहब की, नवाज़ शरीफ साहब को पार्टी का हेड नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन अगरचे जहांगीर तरीन साहब के पास अब पार्टी का ओहदा कोई नहीं है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी उनको काबीना में बुलाना, उनसे अगर कोई आपने ब्रीफिंग लेनी भी है तो बहुत अच्छा होता कि अगर आप वो इंतहाई प्राइवेटली कर लेते। क्यों राना साहब, ये जो काबीना की मीटिंग्स में बुलाना और बिल्कुल साथ स्टेजेस पर बिठाना, ये तो फिर ये भी तो एक तरह की राना साहब ये खिलाफ वर्जी तो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की। देखिए समी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने, मैं समझता हूँ कि नहायत दर्दमंदी से हक़ाइक़ जो है ना ये कौमी असम्बली में अवाम के सामने रखे, कौम के सामने रखे। आज पता था अपोजिशन को कि कौमी असम्बली के अजला मौजूदा सेशन का ये आखिरी दिन है। शहबाज शरीफ साहब ख़ुद तो बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर अपोजिशन लीडर के तौर पे उन्होंने अपनी कर ली। उन्हें आज उस वक्त आज आखिरी दिन अजलास में मौजूद होना चाहिए था जब लीडर ऑफ द हाउस वहाँ खिताब कर रहे थे, और उल्टा वो कह रहे हैं कि जी वो देखें उन्हें इस वक्त आना चाहिए था जब शहबाज शरीफ साहब भी होते। भाई आज आखिरी दिन था, आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म ने आना था। इनमें हौसला नहीं बात सुनने का। वज़ीर-ए-आज़म ने हक़ाइक़ कौम के सामने रखे। जैसे हम पहले भी कहते रहे कि इमरान खान एक सच्चे और ईमानदार आदमी है, वो झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने बिल्कुल सही निशानदही की कि एक ऐसा शख्स जिस पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया, और स्पीकर को भी कहा और हाउस को भी मुखातब करके कहा कि उसको इजाज़त दे रहे हैं ऐसे लोगों को कि वो यहाँ आकर
एक एक घंटे की तकरीर। समी साहब, ये कितना बड़ा टोपी ड्रामा है, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? ठीक हो गया, प्रोडक्शन ऑर्डरों के नाम पे वजीर आजम ने वही बात की, निशानदेही की। हम यही कहते हैं कि ये असेंबली जो है ना, ये चलने वाली नहीं है। मैंने आपकी ये तो सारी कहानी आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर अगर कोई तहरीक इंसाफ का बंदा भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है तो उनके ऊपर भी वही सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटा, वो खुद ही मुस्ताफी हो गए। ये बात सही है भाई, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दे दिया तो फिर उनको काबीना के इजलास में अगर आप बुलाते हैं तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तौहीन है, ये भी बात सही है ना, बुलाएं अच्छी अच्छा, बात अब उन्होंने आगे चलते हैं। उन्होंने मुराद सईद साहब की तकरीर का हवाला देकर बड़ी एक अहम बात की, जो NRO हुआ था, जो अमेरिका ने करवाया था जब मुशर्रफ, बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान, उसका भी उन्होंने आज जिक्र किया और तफसील बयान की। सुनिए ज़रा। बड़ी बात हुई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की। वो जो तकरीर मुराद सईद ने की थी जिसमें उन्होंने जो वो कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब से कोट किया था, कॉन्डोलीज़ा राइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उसकी अपनी बायोग्राफी में वो कह रही है कि किस तरह उसने पीपल्स पार्टी के सरबराह और जनरल मुशर्रफ जो मिलिट्री डिक्टेटर था उनको इकट्ठा कैसे किया गया, कैसे करप्शन के केसेस मुशर्रफ को कहा गया कि माफ करो, और मिलके उन्होंने NRO साइन करवाया अमेरिकन ने, और उसने ये भी कहा कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ये इनका समझौता हो क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे पाकिस्तान में। वो आज सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो किताब थी कॉन्डोलीज़ा राइस की, नो हायर ऑनर, उसका जिक्र हो रहा है, जिसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीज़ा राइस ने ये बताया कि किस तरह उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुशर्रफ से बातचीत की थी, उनके असिस्टेंट रिचर्ड बाउचर ने किस तरीके से मुलाकातें हुई, और फिर तकरीबन 15-20 टेलीफोन कॉल्स हुई, और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ की दुबई में एक मुलाकात हुई। और ये बड़ी एक कहानी है जिसमें जिस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये मुझे कहते हैं कि मैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ, जबकि ये खुद NRO करके आए, अमेरिका ने इनका NRO करवाया था। और उन्होंने ये बात कही कि ये कहा कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में कि नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आपस में मिलना अमेरिका के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज भी जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब एक हैं, बल्कि उनकी आगे औलादें जो फ्यूचर लीडरशिप है, मरियम साहबा और बिलावल भुट्टो के दरमियान, तो जो उनके दरमियान इतनी सियासत वो हम आहंगी हो गई है कि वो बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती, बिल्कुल एक ही मिशन पर वो लगे हुए हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो उनको सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और कहने वालों का मकसद ये है, वो कहते ये हैं कि इनको सिलेक्ट किया, लेकिन इमरान खान साहब ने ये फैक्ट्स हैं जो उस किताब में महफूज है जो कॉन्डोलीज़ा राइस ने लिखी, मैंने आपको उसका नाम भी बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैंने नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान जो वो अंडरस्टैंडिंग की बात हुई, सारी जो NRO हुआ, किस तरह से वो करवाया। और फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ी और तल्ख जो हकीकत थी उस पर बात की कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं या ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये मैन्युफैक्चर कहाँ पर हुई थी। सुनिए खान साहब क्या कह रहे हैं। और इधर सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया था मिलिट्री डिक्टेटरशिप की नर्सरी में। अब ये जिक्र वो कर रहे हैं जनरल जिलानी का, जिनके पास गए थे जनाब मियां मोहम्मद शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को लेके किया जनाब जो बात की जाती है कि ये जो मेरा बच्चा है इसको आप सियासत में लगा लें, और फिर उसके बाद उनको पंजाब में मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बनाया गया, फिर उसके बाद उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, फिर ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि पंजाब का वज़ीर आला वही रहेगा जिसका किला मजबूत है, जब चौधरी परवेज़ इलाही और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ठन गई थी पंजाब में। तो जो बुनियादी तौर पर आज जो सिलेक्ट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब पर, जो उनको ये कह रहे हैं कि फ़ौज उनको चला रही है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, इमरान खान साहब ने जो हिस्टोरिकली जो एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं कि ये जो सियासी जमातें हैं या जो नवाज शरीफ साहब की जो मैन्युफैक्चरिंग है या उनकी जो परवरिश है, उनका जो अरूज है, वो तो सारे का सारा पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने किया और पाकिस्तान के माशाल्लाह में हुआ। और फिर डेफिनेटली वो जो IGI का केस है, असगर खान केस,
जो पाकिस्तान जो ISI के साबिक सरबराह के ख़िलाफ़ है, जिसमें फ़ंडिंग करके उनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ाया गया, एक अलायंस बना के और मोहतरमा को हराया गया। कौन इस हकीकत से इनकार कर सकता है कि जो भी इलेक्शन हुए 80s में या 90s में, उसमें एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब नहीं दिया गया। पंजाब नवाज शरीफ साहब को मिला, पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने दिया, उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर्स ने दिया, एक साजिश के तहत दिया। मरकज़ में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बना दी गई, लेकिन सूबों में नहीं बनने दी गई गवर्नमेंट, वहाँ पर इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब को दिया गया। तो इमरान खान साहब आज उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे थे कि मुझे सेलेक्ट करने वाले खुद उसी फैक्ट्री की पैदावार हैं, माशाल्लाह की पैदावार हैं, एजेंसियों को इस्तेमाल करते रहे। राना साहब, ये कोई बात गलत तो नहीं है? हुआ तो ऐसे ही था माजी में। देखिए समी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि वो जो बात भी कर रहे थे ना, वो दिल से कर रहे थे। और ये हकीकत है कि इमरान खान किसी भी मार्शल्ला की हुकूमत में कोई वज़ीर मशीर या वज़ीर आला नहीं रहे। उनकी एक अपनी सियासी जद्दोजहद है। लेकिन ये लोग जिनका वो जिक्र कर रहे थे, समी साहब, मैं उस फंक्शन में मौजूद था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक साहब आए थे और नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। तो वहाँ पे जनाब ज़ियाउल हक साहब ने फरमाया कि ये जो मेरी दुआ है कि मेरी उम्र नवाज शरीफ को लग जाए। बस वो उनको लग गई उम्र उनकी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं वो वक्त कम है, ये आपकी बात सही है। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो इमरान खान साहब ने जो कही आज, सवाल और जवाब अपोजिशन उनसे कर रही है और कह रही है कि जनाब ये खसारा इतना हो गया, बजट इतना हो गया, महंगाई इतनी आ गई। इसकी एक्सप्लेनेशन दी है इमरान खान साहब ने, बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और मैं आज ये स्पीकर साहब, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त, अगर एक हमारे मुल्क में सबसे बड़ी लानत है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। कि यहां से पैसा चोरी करके, क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं रख सकते, क्योंकि वो नजर आ जाएगा, इसलिए वो आप मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेज देते हैं। दुगना लॉस करते हैं, पहले पैसा चोरी कर लॉस, फिर जब आप उसको हुंडी हवाले से बाहर भेजते, दुगना डॉलर लेके, तो डॉलर की कमी हो जाती है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये सुनता रहता हूँ जो ये बातें करते हैं, अगर ज़रा वो शॉर्ट भी सुनवा दें तो। मैं ये सुनता रहता हूँ जो बातें करते हैं कि ये आज तक कोई ज़हन मानता है कि आप तारीखी खसारा छोड़ के जाएं और आप दूसरों से पूछे जो जाके संभाल रहे हैं, उन्हें कहें जी आप जवाब दें। ये कभी सुना है कि एक घर के ऊपर कोई एक घर का फर्द एक घर को मकरूज करके चला जाता है और जो बेचारे घर वाले होते हैं उनसे पूछता है कि जी बताओ आपने ये किया घर से? ये कभी हुआ ही नहीं है कि आप रिकॉर्ड डेफिसिट छोड़ के जाएं। राना साहब, अब ये बात तो इमरान खान साहब ने गलत नहीं की कि जो ये खसारा है, जो इस वक्त प्रॉब्लम है, ये पिछले 30 साल में ये जमातें हुक्मरानी करती रही हैं और इमरान खान साहब से वो ये तवक्को कर रहे हैं कि 10 महीने में 11 महीने में वो इसका हल निकाल देंगे। भाईजान, बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो जिस दिन से आए हैं उस दिन से बता रहे हैं कौम को, और आज उन्होंने फिगर्स बताए हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क समी साहब, जिसके ऊपर $19.5 अरब का खसारा ये छोड़ कर जाएँ, ये खसारा इन्होंने जानबूझकर छोड़ा। मैं आपको इनकी वारदात बताता हूँ, टाइम कम है, 1 मिनट में। वो भाईजान ये है कि जब इनको पनामा लीग्स में इनकी छुट्टी हो गई ना, उसके बाद जो इनका अरसा इक़्तिदार है ना नून लीग का, उसमें इन्होंने और ज़्यादा खिलवाड़ किया कौमी ख़जाने के साथ और मुल्क में तमाम इदारों को बर्बाद करने की कोशिश। बिल्कुल सही बात है, ये एक डेलिब्रेटली एक स्कीम थी। इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ाने की वजह ये थी कि आने वाले के लिए भी प्रॉब्लम हो और उसके साथ साथ हम इंटरनेशनल प्रेशर में आएँ। और फिर जिस तरह कल आर्मी चीफ ने कहा कि आपकी खुद मुख्तारी की जो ज़ामिन है वो आपकी मईशत है, मईशत को इतना कमज़ोर किया कि आज हम अपनी खुद मुख्तारी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।